विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 5 परिवहन के पार्ट 4 के अंतर्गत चौथे भाग के अंतर्गत चौथे और अंतिम भाग के अंतर्गत हवाई मार्ग, पाइपलाइन, रोपवे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हम हवाई मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी परिवहन मार्गों में, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो, इनमें हवाई मार्ग जो है ये सबसे तीव्र और सबसे खर्चीला परिवहन का माध्यम है। अगर हम इसके विकास के बारे में देखें तो हवाई मार्गों के विकास की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी, लेकिन इसका जो वास्तविक विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद से जो हवाई जहाज़ हैं, उन हवाई जहाज़ों की डिज़ाइन, उनके आकार और उनकी गति में लगातार प्रगति होती रही है। हवाई मार्गों के द्वारा हम कीमती माल सामान विश्व के पटल पर कम समय में जल्दी से पहुंचा सकते हैं, और कुछ दुर्गम पर्वतीय प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं, जहां पर अन्य परिवहन मार्गों का उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसे दुर्गम प्रदेशों में हवाई मार्ग आशीर्वाद स्वरूप साबित हुए हैं। जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा के समय जो आवश्यक चीज़ वस्तु है, सामग्री है, हवाई मार्गों के माध्यम से हम शीघ्र पहुंचा सकते हैं, और किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हवाई मार्ग है। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में हवाई मार्गों का वितरण एक समान नहीं है। हवाई मार्गों का मुख्य रूप से हवाई मार्गों का जो विकास है बड़े पैमाने पर, जो आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर हुआ है। जैसे यूएसए, पश्चिमी यूरोप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में हवाई मार्गों का प्रमाण अधिक है। अब विश्व के मुख्य जो हवाई केंद्र हैं, जैसे लंदन, रोम, पेरिस, मॉस्को, दुबई, नई दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जनीरो, ये विश्व के व्यस्त हवाई अड्डे माने जाते हैं, व्यस्त हवाई केंद्र माने जाते हैं। अब हम भारत के हवाई मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में हवाई मार्गों के विकास और जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान करने वाली जो संस्था है, उत्तरदायित्व उठाने वाली जो संस्था है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है। ये संस्था भारत में हवाई मार्गों के विकास एवं सुविधाएं प्रदान करने की जवाबदारी उठाती है। उसके द्वारा वर्तमान समय में अथॉरिटी 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ 87 घरेलू हवाई केंद्र, जिसको डोमेस्टिक कहते हैं, एवं 25 नागरिक विमान टर्मिनल सहित 127 हवाई केंद्रों की व्यवस्था संभालती है। कौन सी संस्था? ये संस्था है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। 1953 में भारत में जो हवाई मार्ग है, हवाई परिवहन है, हवाई यातायात है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा तमाम कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों, इंडियन एयरलाइंस निगम और एयर इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। ये 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, इंडियन एयरलाइंस निगम और एयर इंडिया में बदल दिया गया। उसके बाद 2 अन्य कंपनियों को वायुदूत एवं पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय हवाई परिवहन के लिए स्थापित की गई, अर्थात देश के अंतर इनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब भारत के जो मुख्य हवाई केंद्र हैं, मुख्य हवाई अड्डे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, अमृतसर, जयपुर, नागपुर, कोची, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम आदि भारत के मुख्य हवाई केंद्र हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रश्न बनता है भारत के मुख्य हवाई केंद्र कौन कौन से हैं। अब इसके बाद ये जो हवाई मार्ग की आकृति, इसका मानचित्र नीचे दिया गया है कि विश्व के जो हवाई मार्ग हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ में आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पाइपलाइन के बारे में।
तो पाइपलाइन का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? यदि कोई द्रव पदार्थ है या प्राकृतिक गैस है, उसकी हेराफेरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, लाने के लिए पाइपलाइन सबसे अधिक सुविधाजनक माध्यम है। पेट्रोलियम और उसके उत्पादन जो भी हैं तथा प्राकृतिक गैस को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन की कुछ सुविधाएँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें मुख्य 3 सुविधाएं हैं कि पाइपलाइन को ऊबड़ खाबड़ ज़मीन जहाँ पर है या विशाल जल क्षेत्र आए हुए हैं तो उसके नीचे भी पाइपलाइन को हम बिछा सकते हैं। दूसरा है कि पाइपलाइनों के संचालन और उसकी सुरक्षा के पीछे खर्च बहुत कम आता है। और तीसरा कि पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से ये उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। अब हम विश्व के बारे में देखें तो विश्व में पाइपलाइन की क्या स्थिति है? तो विश्व में पाइपलाइन की सबसे अधिक घनता यूएसए में देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसकी सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पाइपलाइन है वहाँ की यूएसए की, वो है बिग इंच है। यह पाइपलाइन मेक्सिको की खाड़ी के किनारे के तेल क्षेत्रों में से खनिज तेल लेकर उत्तर तेल क्षेत्रों के खनिज तेल प्राप्त करके रेगिस्तानी प्रदेशों को पार करके भूमध्य सागर के किनारे आए हुए पूर्व क्षेत्रों तक पहुंचाती है बिग इंच। इसके अलावा इराक, ईरान, सऊदी अरब में आए हुए रिफाइनरी तक पाइपलाइन द्वारा खनिज तेल को पहुंचाया जाता है, जिसमें मुख्य टैप लाइन है। पाइप का व्यास 750 मिलीमीटर एवं लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये तो हुई यूएसए की पाइपलाइन बिग इंच। पूर्व यूरोप के देशों में यूरल तथा वोल्गा के बीच के तेल के कुओं को जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बनाई गई है जिसका नाम है कामेकान। ये कामेकान पाइपलाइन, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन मानी जाती है। अब भारत के बारे में देखें तो भारत की मुख्य पाइपलाइन कौन कौन सी हैं? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित जो संस्था है OIL, ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संस्था देश में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उसका उत्पादन और उसके परिवहन की संपूर्ण जवाबदारी उठाती है। OIL संस्था की स्थापना अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड संस्था की स्थापना ईस्वी सन 1959 में की गई थी। अब भारत की जो मुख्य पाइपलाइनें हैं तो एशिया की सर्वप्रथम पाइपलाइन जो है जिसका निर्माण 1962 में हुआ था, जिसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर थी और यह पाइपलाइन असम के नहरकटिया तेल कुओं को नूनमती एवं उससे आगे बिहार में बरौनी रिफाइनरी तक ये पाइपलाइन बिछाई गई है। दूसरी पाइपलाइन है कि बिहार में आए हुए बरौनी से एक पाइपलाइन कानपुर तक और दूसरी पाइपलाइन बंगाल की खाड़ी पर आए हुए हल्दिया बंदरगाह तक बिछाई गई है। तीसरी गुजरात में अंकलेश्वर से कोयली, कलोल से साबरमती, नवागाम से कोयली, बॉम्बे हाई से कोयली, खंभात से धुआरण, अंकलेश्वर से उत्तरायण, अंकलेश्वर से वडोदरा तथा अहमदाबाद तक कोयली पाइपलाइन बिछाई गई है। कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित सलाया से मथुरा के बीच जो पाइपलाइन बिछाई गई है इसकी कुल लंबाई है 1256 किलोमीटर। इसके बाद मथुरा से दिल्ली, अम्बाला एवं जलंधर को जोड़ने वाली पाइपलाइन का भी निर्माण किया गया है, पाइपलाइन भी बिछाई गई है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद हम रोपवे के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में रोपवे की शुरुआत सकरी, गहरी नदियों, घाटियों को पार करने के लिए दोनों किनारे बांधे गए धातु के मजबूत रस्से पर लटकती हुई पालकी या ट्रॉली के स्वरूप में हुई थी, जबकि उस समय उसका चालक बल मानव श्रम था, अर्थात उसमें किसी प्रकार के यंत्र का या इंजन का उपयोग नहीं होता था। परंतु अब लंबी दूरी के लिए खंभे खड़े करके उस पर रस्से बिछाकर लटकती ट्रालियों को यांत्रिक बल के माध्यम से खींचा जाता है। इस प्रकार से होने वाला परिवहन तीव्र ढाल वाले पहाड़ों एवं दुर्गम घाटियों के एवं दलदली क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। प्रारंभ में रोपवे का उपयोग खनिजों के कारखाने तक हेर फेर के लिए एवं बागायती फसलों को
तलहटी या शुद्धिकरण इकाइयों तक, रिफाइनरियों तक ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी में पर्यटन उद्योग के विकास के साथ साथ रोपवे यात्रियों की हेरफेर के साधन के रूप में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। विश्व में रोपवे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन आदि देशों में है। भारत में अनेक कारखानों में, जिसमें से विशेष रूप से सीमेंट की फैक्ट्रियों में चूना की चट्टानों के स्थानांतरण के लिए, एक जगह दूसरी जगह लाने के लिए रोपवे का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में जोशीमठ से ओली तक रोपवे आया हुआ है। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रोपवे का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अगर हम भारत में पर्यटन स्थलों के बारे में देखें तो पर्यटन स्थलों पर भी, जैसे गुजरात में पावागढ़, अंबाजी एवं सापुतारा में यात्रियों की हेरफेर के लिए रोपवे कार्यरत हैं। गिरनार के पास भी रोपवे बिछाने का कार्य निर्माणाधीन है। अब इसके बाद अंतिम मुद्दा है परिवहन संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनके क्या उपाय हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज जो बड़े शहर हैं वो इतने घने हो गए हैं, उनकी घनता, वहाँ पर प्रदूषण का प्रमाण, यातायात की समस्या आदि प्रश्नों को हल्का बनाने के लिए उसके पास में ही आधुनिक उपनगर बसाकर शहरीकरण का भार घटाया जा सकता है। शहर में मार्ग व्यवहार के ट्रैफिक को कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाना तथा मेट्रो रेल या मोनोरेल का विकास करके ट्रैफिक की समस्या पर अंकुश लगा सकते हैं। वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या वाहनों के पार्किंग की है, जिसको समाप्त करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं का निर्माण करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसके बाद संचालन सत्व के जो खनिज हैं, इनका बढ़ता हुआ उपयोग और उनसे बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रमाण को कम करने के लिए साइकिल ट्रैक बनाकर साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। व्यक्तिगत या निजी वाहनों के स्थान पर सामूहिक परिवहन, जैसे बस सेवा है, मेट्रो रेल है, मोनो रेल है, तो इन परिवहन के साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर विकसित करके लोगों में उसके प्रति जागृति फैला करके ट्रैफिक एवं प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने जिन जिन मुद्दों के बारे में पढ़ा उसमें है हवाई मार्ग, पाइपलाइन, रोपवे और उसके बाद में परिवहन संबंधी समस्याओं के उपाय। यहाँ पर आपका पाठ पूरा होता है। इस पाठ को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए और जोर तैयार कीजिए। धन्यवाद।